हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा यूपी बीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे। ये दे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसके साथ इसकी पीडीएफ भी दे रहा हूँ अपने स्टडी करियर टेलीग्राम में। जिसको भी टेस्ट की पीडीएफ चाहिए पेपर की, वो स्टडी करियर में जाके टेलीग्राम में ले सकता है। और हमारा फ्रेंड, इसके बाद हम दृष्टि के क्वेश्चन करेंगे और जीएस वर्ड के भी करेंगे इंस्टीट्यूट के। अच्छे से इंस्टीट्यूट कराऊंगा फ्रेंड्स। अब है तैयारी, आपने बहुत कर ली, अब है टेस्ट देने की बारी, क्योंकि 20-25 दिन बचे हैं। आप टेस्ट ज़्यादा दीजिए, इसको टेस्ट दीजिए और इसकी पीडीएफ लेके आप खुद घर में भी हल करिए इसकी पीडीएफ में पूरी डिटेल सहित। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने 50 कर लिए थे, आज हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, 51 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन कहता है कि बताइए निम्न पर विचार करें। इसमें लोकगीत है यूपी के और उसका क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स, सोहर और कजरी ये अवध में बोली जाती है, सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बिरहा की बात करें तो फ्रेंड, ये पूर्वांचल का नृत्य, पर आला जो फ्रेंड है ये बुंदेलखंड का नृत्य है, जो महोबा आला उधर रहते हैं ना फ्रेंड। ये बघेलखंड, इसमें बघेलखंड दिया ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अगर हम बात करें तो पहला दूसरा, ठीक है। सुमलित नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए यही में गलती होती है, सुमलित नहीं। और हम हमेशा अधिकतर सुमलित वाला देखते रह जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही और सुमलित नहीं है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय फ्रेंड सही है, 1887 बना था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो 1916 में बना था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय फ्रेंड्स और लखनऊ विश्वविद्यालय 1900। फ्रेंड, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है ये आपको पहले याद रखना मेरठ में है, ये क्योंकि यही पूछा जा चुका है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मेरठ में स्थित है। और ये फ्रेंड 1985 में नहीं बना था, ये बना था 1965 में। कब बना था? 1965 में। तो आपको ये याद रखना कब बना था, 1965 में। अगला आगे देखें, इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्योंकि ये असत्य असत्य ये सबसे बड़ी लाइनों में ध्यान, और यही हम गलती कर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब यही आप क्वेश्चन से क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। फिर इसके बाद है फ्रेंड, कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्या सही है फ्रेंड्स? कालपी गंगा नदी तट में स्थित है। मैंने यूपी स्पेशल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है, सही है फ्रेंड्स। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो ये सही है। तो फ्रेंड, कालपी जो है ये जलौन में पड़ता है और ये यमुना नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई कब? फ्रेंड्स, वर्ष 1989 में। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कब दी गई थी? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची से, ये फ्रेंड ऐतिहासिक स्थल हैं जो कहाँ पर स्थित हैं। तो फ्रेंड, बरन जो है, मुझको मान लीजिए, इसमें मैं आपसे बात करूँ, मान लीजिए मुझे पता है राजघाट वाराणसी में है। कहाँ है? राजघाट वाराणसी में। तो वाराणसी हो गया, तो तीसरे का चौथा इन दोनों में है। तो पहला ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब बरन बुलंदशहर में है, ये भी सही है फ्रेंड। बासठ खेड़ा शाहजहाँपुर में है। अंतरजी खेड़ा एटा में है, जिसमें भी मिलेगा। अब पहला दूसरा चौथा तो किस में? सी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अगर ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, तो ये किस में स्थित है? गाबुन में। कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे मैं जितनी टेस्ट सीरीज कराऊँ। इसके अलावा मैंने यूपी पीसीएस आरओ के हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें मैंने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस में जितने पेपर हुए मैंने उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो उनको भी ले सकता हूँ। उसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में जाके डाल दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? तो गोमती बैराज, लौकुश बैराज और गोकुल, ये तीनों फ्रेंड्स पेयजल पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से फ्रेंड कम से कम 10 क्वेश्चन यूपी के आएंगे ही आएंगे, तो आपको याद रखना है। इसमें कह रहा है निम्न कथनों पर विचार, और ये ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछा, सत्य कथन कौन से हैं।
तो वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। यही कई बार पेपर में आया है कि बताइए 2 कृषक से जिसके पास कम भूमि है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। कभी कभी उल्टा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। और फिर ये कई बार भी पूछा गया उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। तो न अगर हमारे जलवायु की बात करें उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु जाती है, तो 3 प्रकार की। ये भी इस साल यूपीपीएससी 2020 में जो पेपर हुआ था 2016 वाला वो आया था, उसमें पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कोड नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगला देखें, ये है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। इस पे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ध्यान देना यार, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं है और है में, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती। आमों का नगर मलिहाबाद बिल्कुल सही लखनऊ में है। ताला नगरी अलीगढ़ में। पूर्व का शहर जौनपुर कहा जाता है। पीतल नगरी फ्रेंड बरेली नहीं, ये मुरादाबाद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी नंबर। ये सब आपको अच्छे, जिन्होंने फ्रेंड अगर मेहनत की हो ना उनको क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, जो भी लगाएंगे उन्हें बहुत मजा आएगी। जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्ट लोन कहा जाता है। निम्नलिखित युग में से कौन सही सम्मिलित है। इस 61 नंबर कह रहा है कौन सम्मिलित है। तो अगला क्वेश्चन है, बताइए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड क्या हैदराबाद में है। तो सही है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, पुणे में है, ये भी सही। फ्रेंड्स राष्ट्रीय जूट बोर्ड, सबसे ज़्यादा जूट अगर आपको पता होगा तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो फ्रेंड जूट बोर्ड कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल किस शहर में, तो कोलकाता में। कहाँ है फ्रेंड्स, तो कोलकाता में। तो कौन सही हो जाएगा, एक ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना। तो आर्थिक विकास मंत्रालय ने सी कब की थी, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विकास निधि की स्थापना हुई थी। तो आपको अच्छे से इसका याद रखना है, ये हुई थी फ्रेंड जनवरी 1905 को। कब हुई थी, जनवरी 1905 को। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। CCEA ने, ये अगर शॉर्टकट में बताऊं इसे CC, अगर फुल डिटेल में बताऊं तो इसे कहा जाता है आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने द्वारा राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी। तो आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके द्वारा आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, CCEA के द्वारा, ठीक है, इसे शॉर्टकट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट FRBM शॉर्टकट में। वित्तीय, इसमें लिखा भी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, मतलब F, इसका कहूँ, इसको शॉर्ट में ऐसे याद करते हैं FRBM। तो इसको किस यही आपको याद रखना है पहले, किस वर्ष 2003 में लागू किया गया था, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था तो उसने यही पूछा था कि इस FRBM कब लागू हुआ था। तो इसको आपको ये साल याद रखना, 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो फिर इसका उद्देश्य होता था फिजिकल डेफिसिट को कम करना, मतलब राजकोषीय घाटे को समाप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, लघु अवधि ऋण दिया जाता है कितने महीने के लिए, अधिकतम 15 माह के लिए। कितने महीने के लिए, अधिकतर 15 माह के लिए। इस सब जिनको फ्रेंड आता है ना वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं सब क्वेश्चन। सार्वजनिक उद्यम, मतलब सार्वजनिक उद्यम का मतलब क्या होता है, इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का पूरी तरह से नियंत्रण, प्राइवेट का कोई हुई नहीं हो। जैसे चाइना, यहाँ पूरी तरह से हर चीज़ में चाइना का ही नियंत्रण है। तो इसका मतलब जिन संचालन एवं नियंत्रण पर सरकार द्वारा होता है, जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो फ्रेंड्स RBI तो करती है, और सबको कोई RBI लगा के चलाएगा, क्योंकि पूंजी निर्माण आंकड़े पर फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी करता है। ये भी आपको याद रखना है, कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग में पे विचार कीजिए, क्या होगा इसमें से। हाँ देखिए, विचार करना है, और नीचे ये पढ़िए सबसे पहले वो पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त युगों में से कौन से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो एशियाई विकास बैंक टोक्यो में है, सही बात, आप याद रखिएगा। बताइए, क्या एशियाई विकास बैंक टोक्यो में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है, IDBI IIB बीजिंग में है। ये अभी
2019 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसमें आया था AIBB के बारे में। और विश्व व्यापार संगठन WTO का ऑफिस जिनेवा में है, तो फ्रेंड जिनेवा में है, सब सही है। एशिया विकास बैंक का फ्रेंड मुख्यालय टोक्यो में नहीं, ये मनीला फिलीपींस में है, तो इसका कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा प्राकृतिक पूंजी, प्राकृतिक मतलब जो हमें पहले से प्राप्त हुआ, हमें कुदरत ने दिया है, जिस पे हमारा कोई हक नहीं है, तो वो फ्रेंड्स वन है, जल है, खनिज है, मिनरल्स है। पर सड़कें हम बनाते हैं, ना कि प्रकृति ने हमको दिया, ना हमको भगवान ने नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। जैव संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर ग्रेड पर अधिकतम होती है, ये भी सही है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। क्या हो जाएगा? C नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक से अध्ययन से संबंधित है? ओडोंटोलॉजी, तो फ्रेंड इसका अध्ययन क्या है? दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करना। पर इसका और इनका क्या अध्ययन है? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। क्या कहलाता है? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ये भी याद रखना। अंग विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। और पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। तो आपको याद रखना है, इस फ्रेंड्स में चारों ऑप्शन बता रहा हूँ। ओडोंटोलॉजी का मतलब तो दंत विज्ञान का अध्ययन करनी है। अति सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। क्या कहलाता है? और अंग विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी, अंग विज्ञान का। और पेशियों का अध्ययन करना कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। फिर दंत वलक मतलब दंत में निम्नलिखित में से एक कौन सा कैल्शियम यौगिक से बना है? तो ये तो बहुत बच्चे को पता होता है। कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। अगला क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कथन A कथन B में बताना है क्या उसका निष्कर्षण करता है कि नहीं। तो क्या बताइए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है? आप सोचिए, मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है? फ्रेंड्स, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस की होती है उसमें फ्रेंड्स मीथेन नहीं होती है। LPG में ब्यूटेन प्रोपेन होती है, तो इसका क्या होगा? और CNG मीथेन होती है, तो क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है LPG में होती है ब्यूटेन, तो पहला तो हो गया गलत। पर हाँ, मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में एक खासियत ये बहुत अच्छी है, अगर आपको एक क्लियर है ना कि ये नहीं है, तो आपको फिर उसमें दिक्कत नहीं होती। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड इसमें दिक्कत होती है कि AB का कथन उसका कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिवश प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओ। विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वन जीव अभयारण्य में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? आप कस्तूरी मृग के लिए तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से, पर वहीं सफ़ेद भालू पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाची ग्राम ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था। ये विभाजन किसने किया था? फ्रेंड आपको इसका आंसर तो बहुत अच्छे से पता, क्योंकि ये कई बार आया है। व्हिटकर ने। किसके द्वारा? व्हिटकर ने। किसने? व्हिटकर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पतनों में से कौन सा एक सुएज नहर का सबसे दक्षिण पतन है? तो कौन सा है फ्रेंड? पोर्ट सूएज। कौन सा है? पोर्ट सूएज। कौन सा है? पोर्ट सूएज। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी मध्य भाग, ये लाइन से लिखा भी है, और इसके मध्य में भाग बात करूँ तो पोर्ट फौद है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ पोर्ट तौफीक है, और उसके बाद करूँ इस्लामिया पतन है। कौन सा है? इस्लामिया पतन है। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे दक्षिण में पोर्ट सूएज है।
और सबसे उत्तर में पोर्ट साइद है, बीच में पोर्ट फौद है, फिर उसके बाद पोर्ट तौफीक है, और इसके बात करूँ तो इस्माइलिया पतन है। कौन सा? इस्माइलिया पतन है। आपको याद रखना है कि ये स्यूज नहर कई बार आई है, तो स्यूज नहर के उत्तर में पोर्ट साइद और दक्षिण में पोर्ट स्यूज, मध्य में पोर्ट फौद। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आगे बात करें फ्रेंड, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में चींटी आती है कहाँ? तो फ्रेंड प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। किसकी? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। क्या ये फ्रेंड द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते? नहीं, ये अपघटक की श्रेणी में भी आते हैं। ये इकोलॉजी का बेसिक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये मैं दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन IAS में, उसमें सब बहुत अच्छे से दिया। एनवायरनमेंट के चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर रात में एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला सॉरी फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन? मतलब वर्ष 2011 की जो जनसंख्या थी यूपी की, उनमें न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले। ऑप्शंस आप किसी प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, मैंने भी पढ़ कराए हैं। 2018 कराया, मेंस का कराया RO का, 2020 में जो वो भी कराया। तो उसमें आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कम से कम नहीं तो 12-14 क्वेश्चन जनगणना से आते हैं, यूपी की जनगणना से और केंद्र की जनगणना से। तो आपको जनगणना रट के जाना है बिल्कुल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले तो ललितपुर है, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में, सर जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ, पर हाँ अगर मैं आपको PDF दे दूँगा उसमें आप हल कर लीजिएगा। अगर पर मैं इसको पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ, कहीं कहीं आ जाती है प्रिंटिंग की वजह से। तो इसका क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर नहीं फ्रेंड, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कानपुर में है, पर जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो बलरामपुर में नहीं श्रावस्ती में है। तो इसका, और इसमें पूछ क्या रहा है कौन सा कदम सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? तो वेम्बनाड झील स्थित है, अष्टमुंडी केरल में स्थित है, पेरियार भी झील स्थित है, पर कोलारू झील फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड मतलब सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो फ्रेंड्स उसका कहाँ नहीं है? तो फ्रेंड पुणे में नहीं है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में, कोलकाता। पुणे में नहीं फ्रेंड, वो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? अगर आपको अच्छे से याद रखना है तो इसका कहाँ स्थित है? सॉरी मुंबई नहीं, चेन्नई में स्थित है। सॉरी गलती से निकल गया, चेन्नई में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माय मिस्टेक निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में कौन से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित? फ्रेंड्स मैंने अभी यूरोप ही चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अभी 1-2 दिन से तो 3 दिन से नहीं ले पाया दीपावली की वजह से। तो फ्रेंड्स उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कौन सा देश बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत आता था। तो मैंने बताया था उसमें, मैंने आपको बहुत अच्छे से, तो मैंने बताया था कि लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया था, क्योंकि स्लोवाकिया जो है बहुत दूर पड़ता है यूरोप के मैप में। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। पर देखिए एक बार मैं चाहो तो, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो मैंने ये पढ़ाया था इसमें देखिए मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि ये है, देखिए ये है, मैंने बताया था बहुत अच्छे से। एक सेकंड देख लो आप, ये देखिए बाल्टिक सागर है। तो मैंने बताया था कि ये चीज़ें एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया देखिए कितनी दूर स्थित है। मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रेंड, जिन्होंने नहीं देखा हो वो प्लीज़ जाके देख लें सब, क्योंकि मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला, इसके बाद क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती, सही है फ्रेंड। ब्राज़ील में विषुवत एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है, सही है। मध्य अमेरिकी देश में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती, नो फ्रेंड, मैक्सिको से गुजरती है। ग्वाटेमाला से गुजरती नहीं, मैक्सिको से होते गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा उबा सबको लेती है उसकी राजधानी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सत्य है। तो 1 और 2 कौन सा है? 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं? फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन को ना बिन पढ़े सही कर सकता हूँ और किया हूँ, पेपर में भी आया। क्योंकि फ्रेंड मुझे एशिया की कंट्रियाँ पता है। मुझे ये पता है कि जॉर्डन, इजराइल और साइप्रस एक जगह स्थित है। अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध चलता रहता है, जो कैस्पियन सागर के आसपास स्थित हैं। वो इधर से दूर हैं, वो जॉर्जिया के आसपास स्थित हैं। तो मुझे इतना पता चल गया। तो मुझे जब जैसे मैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब आसपास के, तो जलवायु भी लगभग एक जैसी होगी। पर अगर हम वहीं बात कर दें कनाडा की, यूएसए की, तो हमसे अलग होगी ना फ्रेंड जलवायु उधर की। तो फ्रेंड अजरबैजान बहुत दूर स्थित है। जब अभी मैं आपको एशिया पढ़ाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजरबैजान। आपको फ्रेंड हर क्वेश्चन ना पेपर में रट के नहीं कर सकते हो, आपको अपनी समझ को, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता है? भूमध्य सागरीय वायुमंडलीय परिसंरचना में विकृति, समुद्री मछलियों का तट घट जाना, पेरू के तट पर अनियमित शीतलता, समुद्री जल के वाष्प में अनियमितता। फ्रेंड जो शीतलता आती है ना, एल नीनो की वजह से नहीं आती पेरू में, ला लीनो की वजह से आती है। किसकी वजह से? क्योंकि वो ठंडी जलवायु, एल नीनो गर्म जलवायु है। तो ठीक है, तो गर्म आग उगलेगी, ठीक है, और ला लीनो ठंडी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ये आपको सुमित सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा इंडियन ज्योग्राफी में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंपन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है? तो कौन सा है? रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम चैनल द्वीप। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? कौन सा है फ्रेंड? सब सोचेंगे केरल पर। इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। वर्ष 2001 की 11 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? 89वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? तो क्या होगी? 50। ये फ्रेंड अपने आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं यार, इसमें आपको पता है तो करो, नहीं तो इनको मैं सीधा कहता हूँ छोड़ दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57। क्या हो जाएगा? 57 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ये पूछ रहा है ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी नहीं हुई, कितनी है, ये नहीं पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई, पहले कितनी थी उससे बड़ा कितनी हुई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12.3%। आपको क्वेश्चन की पूछने की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। अब हाँ, इसमें क्या है कि कालक्रम मिलाना कौन सी घटना कब हुई थी? सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली का बम कांड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, सन्स की हत्या और चटगांव अमरीलैंड। तो फ्रेंड्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब हुआ था? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। कब हुआ था? डेट सहित तक मुझे याद है, आपको भी 1929 को। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 17 सितंबर ये हुई थी 1928 को। और सन्स की हत्या कब हुई थी? 28 सितंबर 1928 को। और चटगांव की स्थापना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई पहले तो इसकी ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया, 2 3 1 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऐसे फ्रेंड्स आपको याद होंगे तभी कर पाओगे। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो फ्रेंड वुड स्पेज रिपोर्ट कब आई थी? ये आई थी 19 जुलाई 1954 को। हंटर कमीशन कब आया था? यह आया था 19
1882 को कब आया था 1882 को। और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये वो आएगा हंटर कमीशन 1882 में। कब हुआ था 1882 में। ठीक है, आगे देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्ष। अब आपको एक क्वेश्चन यह भी देखना है कि अगर वो पूछ लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। किसकी? मदन मोहन मालवीय की। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा कौन शामिल नहीं था, तो आपको याद रखना है कि भैया उस समय अबुल कलाम आज़ाद नहीं थी, ये तो 1923 में आए थे, जब इनका दिल्ली से पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने। और ये भी पूछा है कि सबसे ज़्यादा अध्यक्षता का शासन का लंबा किसका रहा है, तो अबुल कलाम आज़ाद का, जो 1940 से लेके 1945 रामगढ़ में नियुक्त हुए थे 1940 में, 1945 तक, क्योंकि उस समय चुनाव ही नहीं हो पाए थे। तो आपको याद रखना है, ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यही CR दास हैं जिन्होंने 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अरे आप बिलीव तो करो यार, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप कहोगे कोई पढ़ाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताएं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मैंडवी चेम्सफोर्ड सुधार के स्वीकार करने में पक्ष में थे। सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ के इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। पहली बात आपको ये याद रखना कि अगर वो पूछ ले इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, कि यही क्वेश्चन आएगा और आया भी है कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसका आंसर ए और बी दोनों सही, पर फ्रेंड्स ये व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो 1857 के विद्रोह के समय जनजातियों ने विद्रोह किए थे वो विद्रोह हैं। तो इसमें वेलुथम्पी विद्रोह, ये तो नाम में समझ में आ रहा है कि साउथ का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? वेलुथम्पी का केरल में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। और कोल झारखंड में हुआ था। तेभागा विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, डी नंबर। फ्रेंड्स इस तरह आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार पेपर हॉल में। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछ रहा है समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या इनको धर्म प्रचार बंधु कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? फ्रेंड्स ये तीनों सही हैं। ठीक है, इन्हें तीनों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसमें एक नई चीज़ है कि धर्म प्रचार बंधु, ये उपाधि मैंने पहली बार देखी थी और मुझे एक बुक में सिर्फ मिली, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे कि धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसे मिली थी? समुद्रगुप्त, क्योंकि कविराज और भारत का नेपोलियन ये बहुत बार पूछा है। तो ठीक है, क्योंकि एक अभी जो RO का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें पूछा शाहरुख नाम का सिक्का किसने जारी किया था। ये भी मेरी नोट्स में है जिससे मैं पढ़ा हूँ या पढ़ाता हूँ, जो मैं पढ़ाई थी। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, तो यही वाली कभी उठा लिया, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना लेता है। जब आप टेस्ट सीरीज हल करो ना, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज हल मत हल करो, उसमें ये भी देखो कि इसी क्वेश्चन को एक पैनल कितनी प्रकार से बना सकता है। और ये सोचा करो कि मैं इस क्वेश्चन को अगर मुझे पेपर सेट करने को मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से बना सकता हूँ, अगर नए नए क्वेश्चन। ऐसी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। सही है फ्रेंड, हरे पत्ते वाली सब्जियां फॉलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत है और DNA संश्लेषण हेतु आवश्यक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो फ्रेंड प्रोटीन से कौन सा जो कमी होता है? क्वाशीयोकर। कौन सा? क्वाशीयोकार। ठीक है, आपको सी नंबर, कौन सा? क्वाशीयोकार। पर फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं, जीरोपैथेलेमिया ये विटामिन A की कमी से होता है, और
निक्टालोपिया भी विटामिन ए कमी से होता है। ये दोनों याद रखना है। और ये इस निक्टालोपिया को ही एक तरह से कहूँ तो रतौंधी कहा जाता है, ठीक है। पर ये भी कई बार पूछा है कि जीरोपैथैलेमिया की कमी किसकी वजह से होती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए पर हीमारेजी की बात करूँ तो फ्रेंड ये विटामिन के की कमी से होता है। ये एक तरह का रक्तस्रावी रोग है। कौन सा है, किसे, रक्तस्रावी। तो मैं फ्रेंड्स सबका आंसर बता दिया कि अगर वो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी विटामिन ए की से होता है। अगर हीमारेजी पूछ ले कि किस कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन के की कमी से होता है, एक रक्तस्रावी रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन से एक बेमेल है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में पाया जाता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये भी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। कैल्शियम सल्फेट क्या चाक, नो फ्रेंड। संगमरमर भी साफ सफ़ेद होता है, चाक भी, तो जो उसमें पाया जाता है उसमें भी वही पाया जाता है, तो इसका कैल्शियम सल्फेट नहीं कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। ल्यूसाइड, LSD, पैल्हाइडाइड और यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये फ्रेंड्स LSD क्या हो जाएगा, LSD। अगर मैं LSD का पूरा नाम बताऊं तो लाइसर्जिकल अम्ल डाइथाइलेमाइड, क्या डाइथैलेमाइड आपका लाइसर्जिक अम्ल डाइथैलेमाइड, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, डाइथैलेमाइड, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया है, फुली नेम पूछ लिया। LSD का पूरा फुल नेम तो क्या है, तो लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड, ठीक है, डाइथैलेमाइड, ठीक है, अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार पूछा गया डाइथाइलेमाइड, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड मेरी थोड़ी केमिस्ट्री वीक है तो मैं थोड़ी इसमें लड़खड़ा जाता हूँ, इसलिए बार बार बोल दे रहा हूँ, लाइसर्जिक अम्ल डाइथैलेमाइड, ठीक है। किसी न किसी बार आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वीक क्या मतलब फ्रेंड्स, कभी केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि पेपर, आप जो पेपर देने जाते हो ना, आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा। और मैं कहता भी नहीं हूँ हर स्टूडेंट को, जो टॉप भी करता है ना वो भी यही, उससे भी मैं आपको यही कहूँगा, वो हर सब्जेक्ट को टच नहीं करता, वो अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ही सोचता है। क्योंकि जो साइंस है ना फ्रेंड्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो मेंस में नहीं आती, ठीक है ना। वो अगर पूछता है तो वो पूछता है साइंस और टेक्नोलॉजी से, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बस आप फोकस उसमें करो जो आपके मेंस में भी काम आए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडियन लीग कब बनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी, पूना सृजन कब बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब की था। तो इंडियन लोग शिशिर कुमार घोष ने 1976 में की थी, ठीक है। कब की थी, 1975 में। इंडियन लीग की स्थापना 1975 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। मैं आपको ये भी बता दें, 1975 में शिशिर कुमार घोष ने। ईस्ट इंडिया स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रोनाल्डे ने की थी, ठीक है। तो कब की थी, 1870 में की थी, ये भी आपको याद रखना है। 1870 पूना सभा, कहीं 1870 मिलता है फ्रेंड, तो कहीं 1867 भी मिलता है। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। पूना सृजन सभा की स्थापना 1870 महादेव गोविंद रोनाल्डे ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना, जिन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह मेहता, KT तिलक के, और ठीक है, कब हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में। बरदुन तैयब, फिरोज शाह मेहता, KT तिलक, बरदुन तैयब, इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये कई बार, ये मुझे याद है कि जब 2017 का मेंस हुआ था उसमें पूछा था बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो फिरोज शाह मेहता, KT तिलक और बरदुन तैयब, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बरदुन तैयब ये भी कई बार आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगर मैं कहूँ गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है किसके बीच में, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, ये फिजिकल जो क्वेश्चन है, तो मेंटल और बाय कोर के बीच में पाया जाता है। किनके बीच में, मेंटल और कोर। ये फ्रेंड सुमित सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की तथा
अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सही क्रम कूट के माध्यम से चयन कीजिए। तो चौसा युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को। कन्नौज का 1540 में। दोरहा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? 1532 में। और कलिंजर का युद्ध इसके पहले ही हुआ था। दोरहा के युद्ध के पहले कलिंजर का युद्ध हुआ था 1531 में। ये हुमायूं के समय लड़े गए युद्ध हैं। तो ये आपको चारों याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारत के प्रमुख सुधार आंदोलनों के रूप में स्थापित ब्राह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस मत का समर्थन नहीं किया जाता? तो फ्रेंड वेदों की मान्यता ये इन्होंने नहीं की थी। किसने की थी? वेदों की मान्यता की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की मान्यता आर्य समाज ने की थी। दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने ही कहा था वेदों की ओर चलो, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 20 अगस्त 1828 को। ये भी याद रखना। और इन्होंने एक ईश्वरवाद का बढ़ावा दिया था, ठीक है। वेदों की मान्यता इन्होंने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो परम भागवत की स्थापना किसने की थी? हाँ देखिए, क्वेश्चन के पहले अगर आपने सिर्फ चंद्रगुप्त देख के जल्दी जल्दी में मार दिया ना टिक, तो देखो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेक स्थान समुद्र गेट ने, ये भी सही है। 4 अश्वमेध यज्ञ परिवार से निकला था, ये भी सही है। तो फिर फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। यही क्वेश्चन पैनल आपके दिमाग से ही खेलता है, उसको पता है, आपको पता है, फिर भी वो आपसे खेल जाता है। अब जल्दी जल्दी देखिए, आदमी पढ़ता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, वो आगे देखा ही नहीं कि नहीं भी लिखा है और तुरंत जल्दी जल्दी आया और बस इसमें देखा यार ये कौन सा है, बस उसने नहीं पढ़ा पूरा। बस बच्चों की शिक्षा का मूल अनिवार्य शिक्षा 45, राष्ट्रपति अध्यक्ष जारी करने की शक्ति 123, कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति 42, पर कार्य करने का अधिकार जो है ना वो 41 में कहा गया, ना कि 43 में, ठीक है ना। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कहा गई है और 43 उद्योग के प्रबंधक कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, ये सब 43A और 43 में कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, सही है फ्रेंड। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, ये भी सही है। कौन सा? ये भी सही है। और ये फ्रेंड इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर, ठीक है। ये भी कहीं पूछा गया है। अब देखो इससे ही यही पूछा जा चुका है कि बताइए राष्ट्रपति का भाषण जो अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो बस आपको पता होना चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयारी करता है। अगर बिलीव नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था फ्रेंड? 1993 में। कब किया गया था? आपको याद रखना कब किया गया था? 1993 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव को हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो फ्रेंड गरीबी में वृद्धि, वित्तीय समावेश में सुधार, प्रशासनिक भार में वृद्धि, बाजार जोखिम को उत्पन्न करना। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? बाजार जोखिम को कम करना। क्या करना? बाजार जोखिम को कम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त किसको है? तो फ्रेंड सैन्य बलों की बात करें ना तो ये संसद को अधिकार है, ना कि राष्ट्रपति को, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना किसका अधिकार है? राष्ट्रपति को। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक, निर्जीव या सजीव, एबॉटिक अबॉटिक, अगर मैं इन्वायरमेंट की भाषा में कहूँ तो बॉटिक अबॉटिक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं क्या है? होलोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? होलोकाइनेसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी नंबर। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। मेंडवर्स रिकॉर्ड का संबंध मैट्रिक्स रिकॉर्ड का संबंध अर्धभूमि से स्थल है। सही है फ्रेंड्स। मैट्रिक्स जो रिपोर्ट है जो 2002 में बनी थी, कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ये भी सही है। जो रामेश्वर सम्मेलन होता है, जो रामेश्वर में वाइटलैंड को शामिल किया जाता है, जो वाइटलैंड की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, जिनकी गंभीर स्थिति है, उनको मैट्रिक्स रिपोर्ट में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ? कहाँ किया जाता है? बलिया में। कहाँ किया जाता है? बलिया में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो फ्रेंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? साउथ में। मेघालय इसके उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय इसके उत्तर में स्थित है। भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए कितनी? ये अभी यूपीपीएससी 2020 में आया था। किस में आया था? यूपीपीएससी 2020 में। तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। फ्रेंड सॉरी फ्रेंड्स, अगर कोई डिस्टर्ब हुआ यार, वो थोड़ा मम्मी आ गई थी तो दरवाज़ा खोला था उन्होंने, इसलिए अगर बीच में डिस्टर्ब हुआ, एक थोड़ा दरवाजे की आवाज़ आई होगी, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार भाई। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, बृहस्पति, शनि, वरुण के बाद कौन सा? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, ये सब निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा? कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रंच स्थिति का संबंध प्राय किसके साथ संबंधित है? तो फ्रेंड, IMF फ्रेंड्स यही पूछ लिया था कि ट्रंच किसकी मुद्रा, यही पूछ चुका है यार। ये यूपीएससी 2020 में आया था। अगर जिसको बिलीव नहीं वो देख लेना यार, इतना पूछ लिया ट्रंच किसकी मुद्रा है। अब बोलो, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो यार। मैं जब आप मेरे तरफ बहुत सारे क्वेश्चन देख लोगे ना, तो आपको हर जगह हर क्वेश्चन में लगेगा यार, ये क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है यार, यहाँ से भी पूछा है, अरे यार ये तो क्वेश्चन ऐसा आया था उसको पेपर में। जब आप फ्रेंड्स, एक होता है पढ़ने वाला पढ़ाकू लड़का जो सिर्फ पढ़ता रहता, एक होता है पढ़ने के साथ रण में कूदना। आप कई लोगों की सोच होती है यार, पढ़ लूँगा, पेपर में जाके कराऊंगा सीधा, क्या करना टेस्ट सीरीज में जाना। सोचो यार, अगर राजा महाराजा होते थे, वो युद्ध के पहले क्यों इतनी प्रैक्टिस करते थे? वो रोज़ उठ के प्रैक्टिस क्यों करते थे? वो भी नहीं सोच सकते थे कि यार जब युद्ध होगा तब हम लड़ लेंगे, हम तो जीत जाएंगे। पर वो रोज़ प्रैक्टिस करते थे, युद्ध की अभ्यास करते थे। फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आप पढ़ोगे, अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे ना, आप जब लगाने बैठोगे पेपर में, तो आपका माइंड उतनी तेज़ी से काम नहीं करता। जब आप टेस्ट लगाते हो ना, 100 कम से कम 200 टेस्ट पेपर लगा डालोगे ना, आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करेगा, आपकी गलतियाँ निकल के बाहर आने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पंजाब का कूका विद्रोह, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण गठन। ये फ्रेंड पूछ रहा है उपयुक्त घटना और संबंध किस एक जनरल के कार्यकाल से? तो फ्रेंड, मुझे इतना पता है कि ये लॉर्ड मियो था, लॉर्ड मियो के समय पंजाब का कूका विद्रोह, मैं मानता हूँ, मुझे और नहीं पता है, 1872 में हुआ था, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो 1872 में जब हुआ था वो पंजाब का कूका विद्रोह, ये उस समय लॉर्ड मियो था। और ये एकमात्र व्यक्ति है जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी। और इनकी मृत्यु काल कहाँ हुई थी ये भी बता दूं, इनकी मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु अपने शासनकाल में, और यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जनगणना शुरू की थी, शुरू करने का काम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशों में से कौन से एक बॉक्साइट संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? गिनी। कौन सा है? गिनी। ये फ्रेंड्स बीच में क्यों पूछता हूँ, ये बदलता रहता है, मैं इसको नहीं डिस्कशन करूँगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हाइड्रो में जल हाइड्रोमीटर के संबंध सत्य है? यह उत्प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुमंडल में नमी को मापा जाता है। बिल्कुल सही फ्रेंड, हाइड्रोमीटर से। तो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्रिकेट की बाइबिल माने जाने वाली विजडन, ये भी अब यहाँ से फ्रेंड अब करंट अफेयर चालू हो रही है, तो मैं इन करंट अफेयर को निगलेक्ट करता जाऊँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब आपका पेपर हो इस करंट अफेयर से कुछ नहीं आना। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश को हॉकर संस्कृति, ये भी कोई मतलब नहीं है। और जिसको पढ़ना हो तो करंट अफेयर डिस्कशन कर अपना पढ़ लीजिएगा क्योंकि दिसंबर 2020 की करंट अफेयर है, मार्च 2020 की करंट अफेयर है, कोई मतलब नहीं है। ये सब करंट अफेयर है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से 5 आइज संगठन के संबंध में सत्य है? तो इस संगठन का निर्माण उइगर लोगों की, जो चाइना में उइगर लोग हैं जिन पे चीन का भी बहुत रहता है कि उसमें वो बहुत वो कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है, वो आप न्यूज़ में देखते हैं, इस तरह चाइना में उइगर लोगों के साथ कर रहा है। तो के प्रतियों पर नज़र रखने के लिए किया जा गया है। एक संगठन में आपको याद रखना 5 आइज में कौन कौन शामिल है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ठीक है, 131 नंबर का सी नंबर। हाल ही में ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। निम्नलिखित युग में से विचार कीजिए। लौ क्षेत्र नथुरा की पाल क्या गुजरात में स्थित है? बताइएगा। थूर हुंडेर राजस्थान में स्थित है। पांसरा बारू झारखंड में स्थित है। तो इसमें फ्रेंड्स ये और ये सही है, ये सही है। नथुरा की पाल जो है फ्रेंड्स वो आयरन की खान गुजरात में नहीं राजस्थान में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। सिजगी क्या है? सिजगी जब सिजगी उसे कहते हैं फ्रेंड जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित हो। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर कौन है फ्रेंड? निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अभिवादन का चार तस्लीम और जमी बीसी के तरीके को अपनाया था? फ्रेंड्स वो था शाहजहां, जिसने इलाही संबंध को बंद करके चार तस्लीम की व्यवस्था चालू की थी। तो आपको याद रखना, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि जमी बीसी की किसने चालू की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? संसदीय मतलब इसमें कहाँ से हमने जो संविधान में उठाया कौन कौन से देश से उठाया, इसमें कौन सही नहीं है? तो संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से लिया है, ये सही है। तर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है फ्रांस से ली गई है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की परराष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की परराष्ट्रीय क्षेत्र कहाँ से लिया गया फ्रेंड? ये कनाडा से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से, ये सही है। इसका याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का परराष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार कहाँ से है? कनाडा से, ये अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। और ये फ्रेंड ये क्वेश्चन है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत, फ्रेंड मैं आपको कहता हूँ यार, आप अच्छी बुक पढ़ो, यूनिक बुक पढ़ो, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत। आप अच्छी बुक पढ़ोगे ना तभी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, नहीं आप हमेशा पढ़ाते रह जाओगे। ठीक है, सतीश चंदा, रामशरण वर्मा, इस तरह की बुक अच्छी पढ़ो आप। कोई जब लगेगा ना कि मुझे बुक के बारे में लाना चाहिए तब मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। ये सब करंट अफेयर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? तो फ्रेंड प्रयागराज स्थित है, मथुरा स्थित, आगरा, बरेली नहीं स्थित है। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है बरेली। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्योम में
सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा होता है टुंडा, फिर टाइगर आता है। तो पहले और टुंडा में बिल्कुल वनस्पति ना के बराबर रहती हैं, ठीक है, तो टुंडा होगा ऑप्शन। ये सब कहूँ तो ये इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी में ये बताया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से केंद्र सरकार द्वारा, ये भी करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्यूमीनियम की अधिकता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? लेटराइट मिट्टी में। किसमें पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में। किसमें? लेटराइट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में कौन एक पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा? तो पर्थ। कौन सा स्थित है फ्रेंड्स? पर्थ। ये भी याद रखना। इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं। मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा यार, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज़ जाके देखकर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इस सब मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया हमारा लास्ट महाद्वीप बचेगा, फिर इसके बाद अफ्रीका है। धीरे धीरे हम सब पढ़ डालेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस टेस्ट सीरीज का, चालू खाते करेंट अकाउंट को घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही? मतलब फ्रेंड्स हमारी देश में फॉरेन करेंसी कम हो चुकी है, एक तरह से कहूँ तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए। हमको सहायक नहीं है, तो ये सहायक नहीं है बताना है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो बिल्कुल सही फ्रेंड, करंट अकाउंट घटेगा। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। फॉरेन डायरेक्ट ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। क्या ऐसा होता है कि जो ठीक है में कि निर्यात को बढ़ाना चाहिए? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फ्रेंड्स ये थी यार, बहुत मेहनत लगी यार पूरी क्लास कंप्लीट करने में। आप अच्छे से करो। इसके 50 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे, आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो अगर क्लास अच्छी लगे यार, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। यार पेपर की तैयारी करो। मैं तो चाहता हूँ यार हमारा हर स्टूडेंट जो स्टडी करियर पढ़े उसका सिलेक्शन हो यार। मैं तो यही सपोर्ट चाहता हूँ। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बट यार जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।